नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है एक क्लासेस में। भारतीय भूगोल की श्रृंखला में जो आज का विषय है वो जीरो डिग्री देशांतर रेखा से संबंधित है। पिछला पार्ट देशांतर रेखाओं के बारे में था और आज भी है और आने वाला पार्ट भी देशांतर रेखाओं के संबंध में होगा। देशांतर रेखाओं से संबंधित समस्त जानकारी आप पाएंगे और जो आज का मैंने जैसे कि टॉपिक बताया वो 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है। जिस प्रकार आपने अक्षांश रेखाओं का अध्ययन किया, अक्षांश रेखाओं में जो भूमध्य रेखा थी जिसे विषुवत रेखा, इक्वेटर और बृहद वृत्त, ग्रेट सर्किल या लार्ज सर्किल भी कहते हैं, तो अक्षांशों में भी 0 डिग्री लैटिट्यूड माना गया, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो स्वाभाविक सी बात है देशांतर रेखाओं में भी 0 डिग्री होना चाहिए। तो याद रखिए, जी हाँ, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है। ठीक है, तो आज उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। जिस प्रकार आपने अक्षांश रेखाओं में 3 महत्वपूर्ण लाइंस के बारे में जाना, जो कि एक तो स्वयं 0 डिग्री थी जिसे इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। दूसरी कर्क रेखा थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तीसरी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो था उसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं। और जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश था उसे अंटार्कटिक रेखा कहते हैं या वृत्त कहते हैं या सर्कल कहते हैं। तो उसी प्रकार इसमें भी देशांतर रेखाओं के अंतर्गत भी कुछ महत्वपूर्ण लाइंस हैं, जैसे स्वयं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइंस देशांतर रेखा, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। वो भी एक देशांतर रेखा ही है क्योंकि वो देशांतर रेखा का अनुसरण करती है। अब एक्चुअली में वो देशांतर रेखा नहीं है, वो क्यों नहीं है उसकी चर्चा भी करूंगा, लेकिन अनुसरण तो करती ही है, तो एक प्रकार से वो भी देशांतर रेखा है। तो इनके संबंध में अब मैं बात करूंगा। अगले पार्ट पर आप देखेंगे कि समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, किसी भी देश का समय, किसी भी राज्य का समय किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, उस पर चर्चा करूंगा। उसके बाद बताऊंगा कि लंदन के समय से भारत का समय 5.5 घंटा 5 ओवर 30 मिनट कैसे आगे है, यानी 5.5 घंटा लंदन का समय भारत के समय से पीछे चलता है। दूसरे शब्दों में कहें कि लंदन से यदि लंदन में रात के 12 बजे हैं तो भारत में सुबह के 5:30 बज चुके होते हैं। क्यों होती है वो घटना, उसकी बात भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए ग्रीनविच रेखा के बारे में आज जानते हैं। मित्रों, ग्रीनविच रेखा है क्या? देखिए, इसे प्रधान माध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड लाइन है ही, और इसे साथ में ग्रीनविच, कहीं कहीं आपको ग्रीनविच मिलेगा और एनसीईआरटी की पुस्तक में इसे ग्रीनिच, ठीक है, ग्रीनिच रेखा कहा जाता है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में इसे प्रमुख याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं, जीएमटी भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। ठीक है, प्रधान माध्याह्न रेखा, ठीक है, प्रधान माध्याह्न समय रेखा, इसे भी कहते हैं जीएमटी। दरअसल क्या हुआ, बहुत सारी लाइंस ग्लोब पर खींची गई देशांतर रेखाएं, ठीक है, बहुत सारी देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई। अब बात ये उठी कि 0 डिग्री किसे माना जाए, 0 डिग्री किसे माना जाए। अक्षांशों में तो मान लिया गया कि जो अक्षांश 181 अक्षांश है टोटल, 181 तो जो अक्षांश पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, या कहें पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांट देगी, उसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाएगा। तो ऐसा काम 0 डिग्री अक्षांश रेखा करती है, जो बीचों बीच होती है भूमध्य रेखा, तो उसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न उठा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा किसे माना जाए। ठीक है, और आप जानते हैं कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं सभी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। यदि मैं कहूं कि 5 डिग्री देशांतर रेखा, तो वो भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी। मैं बोलूं 20 डिग्री, वो भी बांटेगी। लेकिन अक्षांशों के साथ ऐसा नहीं है। अक्षांश रेखाओं में आप जानते हैं
यदि मैं अक्षांशों की बात करूं तो 0 डिग्री के बाद जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो पृथ्वी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करती हैं। ठीक है, यदि मैं 5 डिग्री बोलूं तो 5 डिग्री में इतना रीजन आता है, एक तरफ कम है एक तरफ ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं 0 डिग्री इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन की बात करूं अक्षांश रेखा की, तो देख पा रहे होंगे पृथ्वी को इसने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये तो श्योरिटी हो गई, क्लियर हो गया कि 0 डिग्री ही क्या होगी, अक्षांश भूमध्य रेखा होगी, जो कि पृथ्वी को बराबर भाग में इसने डिवाइड कर दिया। लेकिन देशांतर रेखाएं जितनी भी होती हैं पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। वो पार्ट्स कौन से होते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है ये चीज? तो प्रश्न उठ गया कि कौन सी रेखा को हम 0 डिग्री देशांतर रेखा की संज्ञा देंगे। तो इस हेतु एक मीटिंग हुई, एक सम्मेलन हुआ, एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कहां पर, वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में 1884 में वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन होता है। और यहाँ जो लंदन से गुजरती है एक लाइन, लंदन में जो ब्रिटिश सरकार है या कहें जो अंग्रेजी क्षेत्र है, अंग्रेजी देश है, तो अंग्रेजी देश की एक वेधशाला है। ठीक है, कहाँ पर, लंदन में। लंदन में जो अंग्रेजों की वेधशाला है वहाँ से एक रेखा गुजरती है, देशांतर रेखा। तो ये माना गया कि लंदन के जो ग्रीनिच वेधशाला है, ग्रीनविच ये एक स्थान है, तो यहाँ पर जो वेधशाला है इसके बीचों बीच से जो देशांतर रेखा निकलती है उसी को हम मान लेंगे क्या, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। क्लियर है? ये बैठक में डिसाइड हो गया। तो तब से हम मानने लगे कि जो लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से रेखा पास होती है, गुजरती है, उसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा की संज्ञा या उपमा देंगे। क्लियर है? तो बात क्लियर हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा की। इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, क्योंकि लंदन के ग्रीनविच में जो वेधशाला है वहीं से पास होती है ये रेखा, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, और जीएमटी का मतलब क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, मतलब यहाँ के समय से पूरे विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, लंदन के समय से पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है, उसकी चर्चा आगे और विस्तृत करूंगा। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, फिर ये कहा गया कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध 2 गोलार्धों में बांटती है। जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या कहें भूमध्य रेखा, इक्वेटर, पृथ्वी को 2 भागों में बांटा, एक तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। उसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा जो कि ग्रीनविच रेखा कहलाने लगी, ठीक है, वो भी पृथ्वी को अपना काम करती है 2 भागों में बांटने का। ठीक है, मान लीजिए ये है ग्लोब, हाई है, मानना क्या है, यहां से मान लीजिए ये रेखा है, इसकी सिधाई पर आप लेंगे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, जो कि लंदन के ग्रीनविच से पास हो रही है। तो इधर का एरिया, ईस्ट साइड का जो पूर्व का भाग है, इधर और इसके जस्ट पीछे अपोजिट ये पूरी लाइन पे इधर वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या होगा, पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इधर वाला क्या कहलाएगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इसने भी अपना बखूबी काम निभाया पृथ्वी को 2 भागों में बांटने का। तभी से हम उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध के साथ साथ पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध भी जानते हैं पृथ्वी के बारे में। ठीक है, तो इसने डिवाइड कर दिया। आइए मित्रों, ये बात हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा की। ठीक है, थोड़ा सा ये एक जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है या कहें जीएमटी पर देश कौन कौन से स्थित हैं, या कहें 0 डिग्री देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड लाइन किन किन देशों से पास होती है, या कहें जो जीएमटी है ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ये किस किस देशों से पास होती है, या इस पर कौन से देश स्थित हैं। ठीक है, ये जहां जहां से गुजरेगी वही चीज होगी। तो याद रखिएगा, जिस प्रकार मैंने अध्ययन करवाया था, कर्क रेखा पर कितने महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट हैं, कितने कंट्रीज हैं, किस कंट्रीज की कैपिटल उस पर स्थित है या उसके ऊपर नीचे नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में स्थित है, वो मैंने बताया था। तो कुल 7 देश, 7 कंट्रीज
लोकेटेड है 0 डिग्री देशांतर रेखा पर या ग्रीनविच मीन टाइम लाइन पर। क्लियर है ये चीज, या कहें 0 डिग्री देशांतर रेखा पर। तो याद रखिए मैं नॉर्थ से साउथ बताऊंगा, उत्तर से दक्षिण देखिएगा, ये या दूसरे शब्दों में कहें पोल से नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव से लाइन खींचना मैंने प्रारंभ किया और ये दक्षिणी पोल तक चली जाएगी, ठीक है, या कहें दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, साउथ पोल। तो देखिए सबसे पहले इस क्रम में यूरोप महाद्वीप का, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश आया इंग्लैंड। तो इंग्लैंड सबसे पहले पड़ा, उसके बाद आगे आप जब ग्लोब उठाएंगे या एटलस उठाकर देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इंग्लैंड के बाद फ्रांस आता है, फ्रांस के बाद स्पेन आता है, स्पेन के बाद अल्जीरिया आता है, अल्जीरिया के बाद माली से पास हुई, फिर बुर्किना फासो से ये गुजरती है और लास्ट में घाना से पास होती है। इसका ट्रिक है आप याद करने के लिए, मैंने जैसे बताया था मित्रों कि कर्क रेखा के बारे में, मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। उसी प्रकार इसको भी आप कर सकते हैं कि IFS के अधिकारी ये एडिशनल हैं, ठीक है, I से इंग्लैंड, F से फ्रांस, S से स्पेन, IFS के अधिकारी, GH में, GH मतलब सॉरी अधिकारी में अधि है, इसका मतलब अल्जीरिया है, ठीक है, GH में, GH का मतलब घाना, ठीक है, MBA करने गए, ठीक है, MBA, M से माली और B से हो जाएगा, BA से बुर्किना फासो। क्लियर है चीज, तो आपको ये ट्रिक सहायता कर देगी इन 7 कंट्रीज को रटने में, ठीक है। खास बात इसमें एक और है कि जैसे मैंने बताया था कि कर्क रेखा पर किस देश की राजधानी स्थित है, भूमध्य रेखा पर कौन सी है, याद रखिए मकर रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर किसी भी देश की राजधानी नहीं है। भूमध्य रेखा पर कौन से देश की राजधानी है आप बताएंगे कमेंट करके। कर्क रेखा पर तो दो राजधानियां हैं, पहली तो भारत के झारखंड राज्य की राजधानी रांची, वो कर्क रेखा पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है, बीचों बीच स्थित है। वहीं एक और देश है, क्या नाम था उसका, ओमान की राजधानी मरकट, ओमान की राजधानी मरकट भी कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है, ठीक है। कर्क रेखा 3 महाद्वीप से गुजरती है, 3 महाद्वीप के ये और मोस्टली सबसे ज्यादा अफ्रीका और एशिया, अफ्रीका के 8 देश और एशिया के भी 8 देशों से गुजरती है या पास होती है। एशिया के 8 देशों से, एशिया महाद्वीप के 8 देशों से और भारत के 8 राज्यों से, ठीक है। चलिए, तो घाना की जो राजधानी है, कैपिटल ऑफ घाना, उसका नाम है अफ्रा, ठीक है। अफ्रा जो है घाना की राजधानी है और ये GMT के नजदीक है। क्या है, GMT के बहुत पास है, या कहें 0 डिग्री देशांतर रेखा के बहुत पास है, या कहें ग्रीनविच रेखा के बहुत पास है, बीच में नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई ग्रीनविच रेखा देशांतर रेखा की। इसके बारे में इतना ही जानना है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। आइए एक और महत्वपूर्ण फैक्ट्स एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि 0 डिग्री देशांतर रेखा तो है, साथ में एक और रेखा होनी चाहिए 180 डिग्री देशांतर रेखा, क्योंकि पृथ्वी के जब 0 डिग्री देशांतर रेखा ये जो लंदन से पास होती है, यहाँ पे है लंदन, और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये इधर का पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहला गया और इधर का ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। तो ये भी जानना चाहिए, और ये भी मैंने बताया था कि दोनों गोलार्ध पर 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। टोटल मैंने बताई थी 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, 360 डिग्री, तो 180 इधर और 180 इधर होती हैं। तो 180 डिग्री होती क्या है, 180 डिग्री देशांतर रेखा होती क्या है, उसके बारे में जानते हैं। इस क्रम में आप पढ़ेंगे, पहले जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 180 डिग्री जो देशांतर होती है, हम 180 डिग्री देशांतर को एक ही लाइन होती है, ठीक है, पूरे गोलार्ध में ये लाइन एक ही होती है, और इसी को हम पढ़ते हैं, जब पूर्वी गोलार्ध पर उसको पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड,
जब हम पश्चिमी गोलार्ध पर होते हैं या पश्चिमी गोलार्ध पर जाते हैं तो उधर हम बोलते हैं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 180 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन। अब प्रश्न ये उठता है ऐसा क्यों होता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा जब दो गोलार्ध हैं, जब पृथ्वी पर दो गोलार्ध हैं, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध, ईस्टर्न और वेस्टर्न गोलार्ध, तो फिर दो लाइन क्यों नहीं है 180 की? जब इधर 180 डिग्री टोटल देशांतर रेखाएं हैं और इधर भी पश्चिमी गोलार्ध में भी, तो फिर इधर 180 क्यों नहीं है? दोनों तरफ क्यों नहीं है? एक ही लाइन क्यों है जो कि पूर्वी, पश्चिमी और पूर्वी दोनों देशांतरों का निर्धारण करती है? अर्थात 180 डिग्री हम पूर्वी देशांतर भी उसी को कहते हैं और पश्चिमी देशांतर भी उसी को कहते हैं, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ऐसा क्यों है? देखिएगा, कहने का मतलब इस पंक्ति को पहले समझिए कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या कहें 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। मतलब कुल मिलाकर जब आपसे पूछा जाए 180 डिग्री पूर्वी देशांतर बताइए कहां पर है ग्लोब में, और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर ग्लोब में कहां पर है, तो आपको एक ही लाइन बतानी है कि जी हाँ, यही 180 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है और 180 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यही। कहने का, समझाने का जो मूल प्रयास हमारा ये था कि जो 180 डिग्री देशांतर है वो 0 डिग्री के जस्ट पीछे होती है ये, यानी 0 से चले आप, घूमिए, घूमते 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 पहुंच गए 180 पर, फिर 180 से स्टार्ट किए आप, घूमिए घूमते घूमते यहाँ पहुंच गए 360 पर, या इधर से घूमिए, हमको पश्चिमी गोलार्ध पर, हमको 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर कहना है इसे। 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा हमको कब बोल सकते हैं इसको? जब हम 0 डिग्री से पश्चिम की ओर चलते चलते 180 पर पहुंच जाएं, तब हम इसे बोलेंगे पश्चिमी देशांतर रेखा, क्योंकि हमने ट्रेवल कहाँ किया? हमने पश्चिमी गोलार्ध पर ट्रेवल किया, यानी 0 डिग्री से पश्चिमी गोलार्ध की ओर गए और जाते जाते हमको मिल गई क्या? 180 डिग्री देशांतर रेखा। तब हम इसे बोलेंगे पश्चिम से चले हैं, वेस्टर्न से चले हैं, तब हम इसे बोल सकते हैं पश्चिमी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। जब आप 0 डिग्री से पूर्वी गोलार्ध को भ्रमण करेंगे, पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर ट्रेवल करेंगे, तो 0 डिग्री से आप चलते जाएंगे तब आपको मिल जाएगी 180 डिग्री देशांतर रेखा, क्योंकि टोटल इधर कितनी है? 180, इधर भी 180। तो 0 से 180 तक पहुंचने में आपने ट्रेवल कहाँ किया? पूर्वी गोलार्ध पर। जब आप पूर्वी गोलार्ध पर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर ट्रेवल करते हैं तो 0 से चलने के बाद पूर्वी गोलार्ध पर आप पहुंच जाएंगे कहां पर? यहाँ 180 डिग्री देशांतर रेखा पर। तब आप इसे बोल सकते हैं 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 180 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन। आई होप इतना समझ में आया। इसलिए हम मानते हैं कि जो 180 डिग्री देशांतर रेखा पर ही एक ही लाइन है और इसी को हम बोल सकते हैं 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। आई होप समझाने का मैंने भरसक प्रयास किया और ये चीज समझ में आ चुकी होगी। बात कर रहा था अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की, ठीक है। आज जो नेक्स्ट ये टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को आईडीएल बोलते हैं, जैसे इसको जीएमटी बोलते हैं, इसको आइडियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आइडियल नहीं है, किसी का आदर्श नहीं है, ये नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। तिथि मतलब डेट, तारीख। किसे मानते हैं हम? कर्क रेखा मानते हैं, जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। मकर रेखा मानते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, सदर्न लैटिट्यूड को। उसी प्रकार हम बोलते हैं एक लाइन अवश्य होगी जिसे हम आइडियल बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जी हाँ, 180 डिग्री देशांतर को ही हम आइडियल मानते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे मानते हैं? आपसे जब प्रश्न पूछेगा तो आपको उत्तर देना होगा 180 डिग्री देशांतर रेखा। आपसे प्रश्न पूछे कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, तब आप बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्लियर है ये चीज? जब आपसे पूछे 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या नाम दिया गया, तो आप बोलेंगे ग्रीनविच रेखा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आइडियल अब जानिए एक्चुअली में होता क्या है कि ये 180 डिग्री देशांतर रेखा नहीं होती है। मान लीजिए मेरी बात, आपको कहा जाता है, मैंने अभी बताया कि आइडियल जो है इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये 180 डिग्री देशांतर को माना जाता है।
जी हाँ, मैंने अभी बताया, लेकिन मैं इसका उल्लंघन भी करता हूं, क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा का लगभग पूरी तरह से अनुसरण नहीं करती है। कहने का मतलब, अनुसरण का मतलब जो होता है फॉलो, 180 डिग्री को फॉलो नहीं करती है। देखिए, मैं कह ये रहा था क्यों अनुसरण नहीं करती। ये रहा आपका पूरा ग्लोब, ठीक है, ये रहा 0 डिग्री देशांतर रेखा। थोड़ा और अच्छे से बना दूं, देखने में हमको भी अच्छा लगे। ये रहा आपका नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, और ये रहा आपका साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। लंदन से गुजरी है, लंदन के ग्रीनविच में एक वेधशाला है, जिसे के आधार पर हम इसे ग्रीनिच रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। बात ये है कि 180 का अनुसरण क्यों नहीं करती है। मान लेते हैं हम दोस्तों, ये जो लाइन है, यहां से जो इसको, ये जो लाइन है, यदि ये 180 डिग्री देशांतर है, कोई नई लाइन मानते हैं, मानिए ये 180 डिग्री देशांतर है, ये लाइन 180 डिग्री देशांतर है। चूंकि जो आइडियल होती है इंटरनेशनल डेट लाइन, ये इसका अनुसरण नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं कहीं मुड़ी है। आइडियल को, इंटरनेशनल डेट लाइन को अब तक 3 बार मोड़ा जा चुका है। मतलब थोड़ा इसको फॉलो की, इसके साथ चली, फिर इसको क्या किया गया, मोड़ा गया, और फिर सीधे गई, फिर मोड़ा गया, फिर कुछ दूरी तक इसको अनुसरण की, इसको फॉलो की, इसके साथ चली, 180 के डिग्री देशांतर के साथ चली, और फिर इसे थोड़ा सा पश्चिम की ओर मोड़ दिया गया, फिर सीधा किया गया, फिर चली, फिर मोड़ा गया। मतलब कुल 3 बार ऐसा किया गया। तो आप देखिए, क्या ये पूरी तरीके से इसको फॉलो करती है? क्या ये आइडियल 180 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री लाइन को पूरी तरह से फॉलो करती है? इसके साथ चलती है क्या? यदि चलती तो फिर मुड़ती नहीं। अब ये चूंकि मुड़ी है तो कहीं कहीं 180 डिग्री देशांतर का साथ छोड़ना पड़ा है इसे। देखिए यहां पर इसके साथ नहीं चल रही है, यहां पर भी नहीं चली, तो इसलिए कहा जाता है कि 180 डिग्री देशांतर का आइडियल पूरी तरह से अनुसरण नहीं करती है, कंप्लीटली फॉलो नहीं करती है, इसलिए मैंने बताया है। लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछे एग्जाम में कि 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, तब आप बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। बोलना है, क्योंकि अब ये क्यों किया गया है, इसके साथ ऐसा छेड़खानी 3 बार क्यों मोड़ा गया है, उसका बहुत बड़ा कारण है, आगे मैं ये बताऊंगा, यही है, ठीक है। तो हम इसी को 180 डिग्री देशांतर रेखा मानते हैं, ठीक है। यदि हम इसको नहीं, कुछ स्थानों को बचाने के लिए इसको मोड़ा गया है, यदि उन स्थानों को हम नहीं बचाते तो ये बेचारी सीधी सीधी आती, मतलब इसके साथ ही चलती, ठीक है, यदि हम नहीं बचाते। लेकिन हमने उन स्थानों को बचाया है। क्यों बचाया है अभी बात करूंगा, ठीक है। इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही आइडियल बोला जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन क्लियर है, बहुत बढ़िया। आइए थोड़ा सा जानिए स्थानीय समय क्या होता है, लोकल टाइम। स्थानीय समय क्या होता है? देखिए, आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज, और आज भी ये चीज प्रचलित है, आप पूर्णतया ग्रामीण क्षेत्र पर जाएंगे तो वहां पर जो हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, अगर उनके पास घड़ी नहीं है फिर भी वो सूर्य की ओर देखते हैं और एक्यूरेट टाइम बता देते हैं, एकदम करेक्ट टाइम बता देते हैं कि अभी कितना बजा है। यदि उनके पास घड़ी भी, खेत पर काम कर रहे हैं, उनने सूर्य की ओर देखा और बोले कि 12 बज गए, शाम हुई, शाम को उनसे पूछा जाए बिना घड़ी के कितने बजे हैं, वो सूर्य की ओर देखेंगे और बोलेंगे कि शाम को 4 बज गए। खेत पर काम करने वाले किसान घड़ी साथ पर नहीं लेते हैं, ठीक है, उनके साथ घड़ी नहीं होती है, लेकिन साथ में सूर्य होता है। सूर्य के आधार पर ही वो अपने टाइम का निर्धारण करते हैं, अपने समय का निर्धारण करते हैं। उनका लंच टाइम 12 बजे दोपहर होता है, वो भी सूर्य के द्वारा होता है। वहां पर कोई घड़ी नहीं होती है, ना अलार्म बजता है कि अब 12 बज गए हैं, अब जाकर भोजन कर लिए। जी नहीं, सूर्य को देखकर ही ये निर्धारित करते हैं। शाम को छुट्टी होती है, वो होती है 4:30 बजे, वो सूर्य की ओर देखते हैं और अनुमान लगा पाते हैं कि अब 4:30 बज चुके हैं, अब हमें घर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज होती कैसे? किसी भी स्थान का माध्याह्न
किसी भी स्थान पर, मान लीजिए आप इंडिया में भोपाल शहर में हैं, ठीक है, वहां पर दोपहर में, मैं दोपहर की बात कर रहा हूं, दोपहर में सूर्य से निर्धारित किया गया समय ही स्थानीय समय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लोकल टाइम कहलाएगा। ठीक है, कैसे? मान लीजिए मैं भोपाल में खड़ा हूं, ठीक है, भोपाल में सूर्य एकदम सिर के ऊपर है, या कहें हमसे एकदम उच्चतम दूरी पर स्थित है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश हमारे सिर पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है, या कहें लंबवत पड़ रहा है दोपहर के समय, तब हम मान लेते हैं दिन के 12 बज गए। क्लियर है? जब हमारी दृष्टि के एकदम सामने आ जाता है सूर्य, तो हम बोल देते हैं 6 बज गए। ऐसे ही अनुमान लगाते हैं हमारे सीनियर सिटीजन और किसान। क्लियर है चीज? तो इसी को कहा जाता है स्थानीय समय। मान लीजिए आप लंदन में हैं, लंदन में जब दोपहर में जिस समय, मान लीजिए यहां पर 2 बजा है लंदन में, मैं इंडिया के समय के हिसाब से बता रहा हूं, यहां पर भारत में यदि शाम को 5:30 बजे, शाम को 5:30 बजे हैं, तो लंदन में बजे होंगे दोपहर के 12। तो उस समय क्या होगा? जो सूर्य होगा लंदन में एकदम सर के ऊपर होगा। यदि मैं लंदन में खड़ा हूं तो सूर्य मेरे सर के ऊपर है, एकदम ठीक ऊपर है, और उसकी जो किरणें हैं, लाइट है, मेरे सिर के ऊपर परपेंडिकुलर लंबवत पड़ रही हैं। तब हम लंदन में रहते हैं, तो मैं लंदन में हूं अब दरअसल, अब लंदन में तब मैं कह सकता हूं कि जी हाँ, लंदन में दोपहर के 12 बज चुके हैं। लेकिन मैं इंडिया में जाऊंगा, वहां दोपहर के 12 बज चुके हैं, अब तो वहां शाम होने को आई है, अब वहां 5:30 बज चुके हैं। कारण लंदन का समय 5.5 घंटा इंडिया से पीछे चलता है, मतलब इंडिया आगे है। तो आपने स्थानीय समय जाना। आइए इधर, स्थानीय समय के अवरोध से बचने के लिए मैंने जैसा कि अभी बताया कि इंटरनेशनल डेट लाइन को, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 3 बार मोड़ा गया है। पूछा जाए एग्जाम में कितनी बार मोड़ा गया, तो 3 टाइम्स, 3 बार मोड़ा गया है। ठीक है, क्यों मोड़ा गया? स्थानीय समय के अवरोध से बचाव होती। ठीक है, जो स्थानीय समय है, जो स्थानीय लोग होते हैं, जो लोकल पीपल होते हैं, उनको तिथि के बारे में भ्रम ना हो, यानी डेट को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए क्या किया गया? आइडियल को उन स्थानों से मोड़ दिया गया। अब देखिए, अभी और बताता हूं, ये चीज आइडियल जो है मित्रों, आइडियल जो है, अब दरअसल यहां पर देख पा रहे होंगे साइबेरिया है, यहां पर अलास्का द्वीप है, एल्यूशियन द्वीप है, यहां पर आर्सल है, यहां पर न्यूजीलैंड है। तो ये तो स्थान है, यहां भी लोग रहते हैं। ठीक है, यदि इनसे देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा या कहें आइडियल गुजर जाती, तो इन लोगों को तिथि को लेकर भ्रम पैदा हो जाता। क्या हो जाता? भ्रम हो जाता। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि 180 डिग्री के इस पार जाएंगे तो दिन में बढ़ोतरी हो जाती है, एक दिन दोहराया जाता है, इधर एक दिन की कमी हो जाती है, तो तिथि को लेकर भ्रम हो जाएगा कि आज सोमवार है कि रविवार है। उसकी चर्चा और भी आगे करूंगा। तो ये तिथि को लेकर भ्रम ना हो, उनको डेट को लेकर डाउट ना हो, इसके लिए क्या किया गया? इन स्थानों को बचाने के लिए कि तिथि रेखा आइडियल यहां से ना गुजरे, तो इसको क्या किया गया? पूरी रेखा को प्रशांत महासागर से गुजार दिया गया। मतलब ये लाइन 180 डिग्री देशांतर रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, किसी भी स्थलाकृति से नहीं गुजरती है, ये पूरी जलाकृति से गुजरती है, या कहें पूरी वाटर बॉडीज में सफर करती है। पूरे प्रशांत महासागर में ये पानी पे चलती है, ये स्थान में नहीं चलती है, किसी भी लैंडलॉक एरिया में नहीं चलती है, ये स्थान पर पानी पर चलती है। इसीलिए किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को, किसी भी जो ये आइसलैंड है, इन पर मन में डाउट ना हो तिथि को लेकर, इसको पूरा का पूरा प्रशांत महासागर से गुजार दिया गया कि अपना पानी में तैरती रहेगी। ठीक है, किसी भी कंट्री से हमने इसको नहीं गुजारा, हमने इसको प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन से गुजार दिया। ठीक है, यह शुरुआत होती है इसकी उत्तर में होता है, आप जानते हैं नॉर्थ में कौन होता है? आर्कटिक होता है। कौन है? आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है। और साउथ में कौन है? अंटार्कटिक महासागर है। बीच वाले ये पूरा प्रशांत महासागर है, ये पूरा प्रशांत महासागर है। और जो आइडियल है दोस्तों, ये आइडियल पूरे प्रशांत महासागर पर ही सफर करती है। ठीक है,
पानी, यहाँ पर वाटर बॉडीज को ये क्रॉस कर दी, वाटर बॉडीज को इसने टच भी नहीं किया और अपना पूरा सफर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक पानी पर किया। क्लियर है ये चीज? चलिए, और ये बेरिंग सब ठीक है। स्थलीय भागों के बचाव हेतु आइडियल को 3 बार निम्न तरीकों से मोड़ा गया। जमीन है, भूमि है या कहीं स्थलीय भाग है, उनको बचाने के लिए आइडियल को 3 बार कैसे कैसे मोड़ा गया। पहले ये सीधे चली, फिर पूर्व की ओर मोड़ा। देखिए पहले तो पूर्व की ओर कैसे मोड़ा गया इसको, यहां पर आइए 180 डिग्री सीधे आ रही है, ठीक है, आइडियल सीधे आ रही है, बीच में पड़ गया उसके रास्ते में साइबेरिया से को डिस्टर्ब ना करिए, इसके लिए क्या किया गया, इस रेखा को पूर्व की ओर मोड़ दिया गया है। ये पूरा एरिया ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है, तो नॉर्थ से स्टार्ट की, बीच में रास्ते में उसके पड़ गया साइबेरिया को बचाने के लिए इसको पूर्व की ओर मोड़ दिया गया। ये रही उसकी मूल दिशा, ठीक है। यहां पर अब साइबेरिया को बचा लिया गया है, साइबेरिया को इसने टच भी नहीं किया, साइबेरिया से नहीं गुजरी। लेकिन अब देखिए विडंबना, अब यहां पर जब वो सीधी चलने लगी तो बीच में पड़ गया अलास्का। क्या पड़ गया? अलास्का पड़ गया। थोड़ा सा और घुमाया गया तो यहां पर पड़ गया एल्यूशन द्वीप। अब रास्ते में उसके आगे अलास्का और एल्यूशन द्वीप, तो क्या किया गया, उसे पश्चिम की ओर पूरा मोड़ दिया गया। देख रहे होंगे आप, ये डायरेक्शन पे उसे मोड़ दिया गया, यानी इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा पश्चिम में अलास्का व एल्यूशन द्वीप को बचाने के लिए, ठीक है, अलास्का और एल्यूशन द्वीप को बचाने के लिए उसे पश्चिम की ओर मोड़ दिया गया। क्लियर है चीज? चलिए, अब पश्चिम की ओर मोड़ने के बाद उसे मूल दिशा में लाया गया, जो उसकी वास्तविक दिशा थी, डायरेक्शन थी, जो रियल डायरेक्शन है उसकी, उसी दिशा में फिर उसको सीधा कर दिया गया। ठीक है, चलती रही। फिर देखिए रास्ते में उसकी रुकावट, न्यूजीलैंड आ गया, फिजी द्वीप आ गया, टंग द्वीप आ गया और एंटीपोर्ट द्वीप आ गया। ये सभी द्वीप उसके रास्ते में फिर रुकावट पैदा कर दिए। फिर उसे क्या किया गया, एक बारी फिर उसे पूर्व की ओर मोड़ दिया गया, यानी पहली बारी पूर्व की ओर मोड़ा गया साइबेरिया को बचाने के लिए, दूसरी बार उसे पश्चिम की ओर मोड़ दिया गया अलास्का और एल्यूशन द्वीप को बचाने के लिए, तीसरी बार उसे फिजी, एंटीपोर्ट, टोंग द्वीप और न्यूजीलैंड को बचाने के लिए फिर से उसे पश्चिम पूर्व की ओर मोड़ा गया। देख पा रहे होंगे, पहले पूर्व की ओर, फिर पश्चिम की ओर सीधे चलने लगी बेचारी, फिर उसे पश्चिम पूर्व की ओर फिर मोड़ दिया गया इन द्वीपों को बचाने के लिए। लास्ट में वो अपनी मूल दिशा को पा लेती है और उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिणी ध्रुव तक का सफर पूरा कर पाती है। तो इस बार उसके पूरे रास्ते में 3 बार उसे मोड़ा गया है। क्लियर है ये चीज? बहुत अच्छी बात है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो आइडियल है वो किसके समानांतर गुजरती है, किसके पैरेलल गुजरती है। तो याद रखिए ये एरिया पर बेरिंग सागर है, बेरिंग सी है, यहां पर आप देख रहे हैं ये बेरिंग सागर है और बेरिंग सागर के समानांतर ये पैरेलल चलती है। ठीक है, ये बेरिंग सागर है, ठीक है, बेरिंग सागर की वो समानांतर पास हो रही है, ये वाला पोर्शन, ये बेरिंग स्ट्रेट है। ठीक है, तो बेरिंग सागर की ये पैरेलल चलती है। क्लियर है चीज? ये तो बेरिंग स्ट्रेट से भी ये गुजरती है। आइए थोड़ा सा और आइडियल के बारे में जानते हैं। आइए 2-4 फैक्ट्स जान लेते हैं। मित्रों, जब ये रही 180 डिग्री देशांतर रेखा या आइडियल कहें, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जब इसको हम पूर्व की ओर पार करते हैं, लांघते हैं, तो एक दिन दोहराया जाता है, एक दिन रिपीट किया जाता है, 1 डे रिपीटेड। ठीक है, एक दिन दोहराया जाता है। जबकि इसे हम यदि पश्चिम की ओर क्रॉस करते हैं तो एक दिन की कमी देखने को मिलती है। कैसे? देखिए, ये रहा ग्लोब, ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर है, उसके जस्ट अपोजिट ये 180 है। मैं इसको सामने ला लेता हूं। ठीक है, ये प्रशांत महासागर है पूरा, ठीक है, पूरे प्रशांत महासागर पर इसने ट्रेवल किया और ये डॉट 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 है। अब जब ग्लोब देखेंगे ये लाइन आपको डॉट डॉट दिख रही है, ठीक है, यही 180 डिग्री देशांतर रेखा है। आइडियल के इधर पूर्व की ओर खड़े हैं, ये पश्चिम साइड है, सॉरी, ये वेस्टर्न है, पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। इसको जब आप पार करके पूर्व की ओर आ जाते हैं तब एक दिन क्या हो जाता है, दोहराया जाता है। और जब इसको पार करके इधर चले जाते हैं तो एक दिन की कमी देखने को मिलती है। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, इस पार हैं, इधर हैं और आज सोमवार है,
यहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस पोर्शन पर और यहाँ पर सोमवार है, यदि मैं आइडियल को क्रॉस करके इस पार चला जाता हूँ तो उस दिन हो जाएगा शनिवार, मतलब यहाँ पर शनिवार हो जाएगा। एक दिन की यहाँ पर पश्चिम साइड कमी देखने को मिलती है। और इधर यदि शनिवार है और मैं यहाँ पर हूँ, आइडियल को मैं क्रॉस करके इस पार आ गया, यानी पश्चिम की पूर्व की साइड आ गया, तो उस दिन क्या हो जाएगा, एक दिन रिपीट हो जाएगा, एक दिन दोहरा दिया जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, यानी रविवार से सोमवार हो जाएगा। यही चीज है यहाँ पे। आगे देखते हैं आइडियल, जैसे कि मैं बता चुका हूं पहले ही, आइडियल 180 डिग्री देशांतर का वास्तव में अनुसरण नहीं करती है, क्योंकि इसे 3 बार मोड़ा जा चुका है। ठीक है, स्थलीय भागों को बचाने के लिए या स्थलीय भागों का विभाजन न हो और स्थानीय लोगों के जो लोकल पीपल होते हैं उनको तिथि के बारे में कोई भ्रम ना हो, डेट को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए इसे 3 बार मोड़ा गया। इसलिए 180 डिग्री की देशांतर का पूरी तरह अनुसरण। बात होती है कि आइडियल या कहें 180 डिग्री देशांतर रेखा या कहें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां कहां से गुजरती है या इस पर क्या क्या स्थित है, कौन कौन से जल भाग स्थित है। अब ये पूरी तरह से जल से गुजरती है, वाटर बॉडीज से गुजरती है, इसलिए यहाँ पर कोई स्थलीय भाग नहीं पाया जाएगा, ये याद रखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट किए उत्तर में, नॉर्थ में आर्कटिक सागर है, आर्कटिक महासागर है, ठीक है, आर्कटिक ओशियन। उसके बाद आगे मिलेगा उसको चुकी सागर, चुकी ओशियन या चुकी सी, और उसके आगे मिलेगा बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जल संधि या बेरिंग सागर। ठीक है, उस बेरिंग सागर के पैरेलल चलती है, समांतर चलती है। ये देखिए यहाँ पे पोर्शन, ये बेरिंग सागर है। इसके बाद प्रशांत महासागर तो है ही है, क्योंकि ये पूरा रीजन, ये उत्तरी प्रशांत महासागर और ये दक्षिणी प्रशांत महासागर, नदर्न पैसिफिक ओशियन, सदर्न पैसिफिक ओशियन, ये पूरा ही है, तो पूरा ट्रबल ये प्रशांत महासागर पर कर ही रही है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। चलिए, एक और है, सौर बिंदु किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? सौर बिंदु, सब पोलर पॉइंट। ये क्या होता है मित्रों? पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई बिंदु, ऐसा कोई भाग, ऐसा कोई स्थान जब सूर्य उसके ठीक ऊपर होता है या सूर्य की लंबवत किरणें, परपेंडिकुलर जो लाइट होती हैं, परपेंडिकुलर पड़ती हैं उस स्थान पर, उसे सौर बिंदु कहा जाता है। मान लीजिए ये ग्लोब है, ग्लोब में ये इंडिया है, इंडिया में कलकत्ता है या कुछ भी ले लें, कलकत्ता में कोई स्थान है, तो यहाँ पर अब सूर्य, यहाँ पर सामने सूर्य है, ठीक है, पृथ्वी घूमते हुए आई और ये पहुंच गया भारत का एक शहर कोलकाता, एकदम कहां पर? सूर्य के जस्ट सामने। तो सूर्य की जब लाइट कोलकाता के जिस पॉइंट पर सूर्य की लाइट, सनलाइट परपेंडिकुलर पड़ती है, लंबवत पड़ती है, उसे माना जाता है सौर बिंदु। और जहां जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, परपेंडिकुलर पड़ती हैं, उसे सब सोलर पॉइंट कहा जाता है, सौर बिंदु कहा जाता है। क्लियर है? तो ये बात हो गई आइडियल की। ग्रीनविच रेखा आपने जान लिया, आपने जिसको 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन की संज्ञा दी जाती है। दूसरा आपने पढ़ा आइडियल, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, उसके बारे में भी आपने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया। अगले पार्ट पर आप पढ़ेंगे समय का निर्धारण, समय का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, उस पर अगले पार्ट पर बात होगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करना ही है। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।